इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन भाग 5, जिसमें हम ये राजमहल के बारे में पढ़ेंगे जो आज से करीबन 4000 साल पहले का है, जिसको जिमरिलम का राजमहल कहा जाता है। तो ऐसे ही राजमहल हुआ करते थे, फालतू जैसा दिखने वाला था स्ट्रक्चर, लेकिन भैया उस समय जमाने में कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा तो था ही, अच्छा होगा ही। उस समय की सजावट तो अच्छी होगी। अब देखो इधर से किधर से राजमहल लग रहा है, ये किधर से हमको लग रहा है कि राजमहल का ये प्रकोटा भी हो सकता है। कहां से? ना अच्छा सा एक कोई रूम है, ना कुछ इसमें दिख रहा है। अरे भैया ये खंडर है, खंडर पूरा का पूरा खंडर है। और अच्छा रूम के बात कर दो तो ये जितना भी छोटा छोटा दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा है। ये बहुत दूर से इसको लिया गया है फोटो, इसलिए ऐसा दिख रहा है। चलो यहाँ पर दिखा देते हैं। सिंहासन कक्ष ये हुआ करता था, भीतरी आंगन ये हुआ करता था, ये सभागृह था, बाहरी आंगन, इधर से आने जाने का रास्ता, भाई कुआं है, प्रवेश द्वार, इधर से लोग आते थे जाते थे, इधर सब सैनिक रहते थे कि उल्टा सीधा लोग आएंगे ठोकेंगे उसको हम। प्रांगण है ये, और ये प्रांगण एनिमेशन का फोटो है, ये ओरिजिनल फोटो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है क्योंकि ओरिजिनल फोटो ऐसा था ही नहीं कभी। इधर आ जाओ तो लिपिक कार्यालय, बेंचों और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों में पट्टिकाएं रखी जाती थी, और ये जितने भी मिट्टी के पट्टिकाएं होती थी ऐसे ही उसको रखा जाता था, सरिया सरिया कर, सजा सजा कर। और सामने ये देख सकते हैं, ये जो सामने चूल्हा जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है? ये रसोई घर है। इधर का रसोई घर, ये शौचालय और स्नान गृह है। इधर को शौचालय के लोग जाते थे। ये शहरी निकास था, शाही निवास, इधर शाही परिवार रहा करते थे। इधर कार्यशाला और रसोई हुआ करता था, जिधर सब खाना पकाना से काम होता था। इधर शाही परिवार अपना रहा करते थे। आगे देख लो, यहाँ पर दिया जा रहा है राजमहल के बारे में ही बताया गया है। तमाड़ी का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार का निवास स्थान था। भैया सही बात है, राजमहल शाही परिवार के लिए होता है। साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरिलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था। मतलब दूसरे राजा का परिचय पत्र भी लेकर वहां पर आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि कुछ इधर उधर से मालूम चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा, बियर, उस समय भी बियर हुआ करते थे, सोम रस उसको बोलते थे, तो बियर। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफेद पत्थर जरे आंगन 106 में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। वहीं पर ये लोग भोजन किया करते थे। अब देखो यहाँ पर सफेद पत्थर, सफेद संगमरमर जो अभी सीढ़ी में लोग लगाते हैं, उसको वह खाने के टेबल पे लगाया करते थे, क्योंकि वो उस समय का ट्रेंड था। आज के लोग ट्रेंड को खराब करके फालतू की सामानें लेकर बैठ जाते हैं। ऐसा एक बात बता दो, डाइनिंग टेबल पर खाने वाले अधिकतर लोग बीमार रहते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाने वाले अधिकतर लोगों का पाचन शक्ति खराब होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना था, देखा तो कहीं है नहीं। लेकिन आजकल देखते हैं जिसके पास भी डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाता है, उसका तबीयत हमेशा खराब ही होता है, ये मानना तो है। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था, और उसके विशाल खुले प्रांगण, और उसके बाद एक खुला प्रांगण बड़ा सा, जैसे 131 सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा जो थे अपने विदेशी अतिथियों और अपने मुख्य लोगों से कमरा नंबर 32 में मिलता था, जहां के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभाव रह जाते थे। खतरनाक था, थोड़ा अच्छा था, डेकोरेशन तो बहुत झकास था। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित था। राजमहल इतना बड़ा था, हेक्टेयर में था।
कोई छोटा जमीन नहीं होगा, घूमने में आपको हालत खराब हो जाएगा पैदल रोज घूमोगे तो। एक अत्यंत विशाल भवन था जिसमें 256 कक्ष बने हुए थे। ऐसे अपने भारत में तो 400-500 कक्ष वाला महल है, अभी भी है, अभी भी महल वो है, देखने के लिए है। आप ग्वालियर में चले जाओ, झांसी में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में भी एक रजवाड़ा खानदान है, वहां पर चले जाओ। साउथ में जाओगे आप, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में अनेकों घर आपको राजमहल जैसे मिलेंगे। अब आता है क्रियाकलाप। चित्र में प्रवेश द्वार से भीतरी आंगन तक के मार्ग का पता लगाइए। आप क्या सोचते हैं भंडार गृह में क्या रखा जाता होगा? रसोई की पहचान कैसे की जा सकती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये दीवार है 132 दीवार पर की गई चित्रकारी। ऐसे प्रकार की चित्रकारी वहां पर किया गया है, मतलब खास कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। आगे देखते हैं। किंतु मारी के जितने भी राजा थे, मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। क्यों रहना पड़ता था जी? क्योंकि विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी, क्योंकि चरवाहे लोग हथियार वगैरह लाकर हमला करके उस राज्य पर अपना शासन स्थापित कर लेते थे। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार जब होता था तो उसमें अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया जाता था। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे जाते थे, और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। और छापा मार योजना तो उस समय बहुत ज्यादा चलता था। रात को सब कोई सोए रहेंगे और आजू बाजू से सैनिक आकर तीर चलाना चालू कर देंगे। यह छापेबाजी होता था, छापे मार युद्ध। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। मारी नगर था एक बहुत बढ़िया व्यापारिक जगह पे वो था भैया, बहुत अच्छा जगह पर था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फराद नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया जाता था और लेकर जाया जाता था वहां से, लाया और ले जाया जाता था वहां से। ठीक है। मारी नगर जो था व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों में बात किया जाए, दक्षिण के नगरों को, तो घिसाई पिसाई के पत्थर और चिकिया, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलप्रोत, तो उसमें तेल के बड़का बड़का कंटेनर भी लोग लेकर जाते थे। और जलपोत मतलब नाव, जो नाव हुआ करता था वो बड़ा बड़ा सामान लेकर जा सकता था। तो जलपोत मारी में रुका करते थे, और रुकेंगे तो भैया वहां का भाड़ा देंगे, टैक्स देंगे। मारी के अधिकारी जलप्रोत पर जाया करते थे और उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे, और उसे आगे बढ़ने की इजाजत देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभाव वसूल करते थे। जितना का माल है 10% वहां पर दे दो, उसके बाद जाओ आगे। जो एक विशेष किस्म के नौकाओं में आता था। जो एक अलग प्रकार का नौका हुआ करता था, विशेष नौका मान के चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रेस के द्वीप साइप्रेस के एक द्वीप है जिसका नाम है अलासिया। तो अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है, क्योंकि अलासिया में बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा वहां पर मिलता है।
यह द्वीप जो है उन दोनों तांबों तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, क्योंकि वहां पर तांबा और टीन दोनों बड़े मात्रा में हुआ करते हैं वहां पे। परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था रांगा, तांबा, लोहा, लक्कर। ये सब कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करते थे, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह आदित्य था। मतलब बहुत बढ़िया जगह पर था, बहुत बढ़िया व्यापार था उसका, और व्यापार के मामले में, समृद्धि के मामले में बहुत ज्यादा वो डेवलप था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी था, और बहुत ज्यादा वो अपने आप को नियंत्रण में रखकर अपने आप को आगे भी बढ़ाया, बहुत सुंदर बनाया, समृद्ध बनाया। अब आता है मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। जब मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई हो रही थी तो उसमें से कुछ ना कुछ तो मिलना ही था जी। तो आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन पहले के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। तो जो भी करते थे तो उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती थी जैसे उर नगर में की गई थी। उर नगर में जितना तेजी से खुदाई हुआ उतना तेजी से वहां पर मेसोपोटामिया में नहीं हुआ। और इसके अलावा बहुत कम पूरा स्थलों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खननों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सके। इतना ज्यादा पैसा किसी पर होता नहीं था, इसलिए कोई इन्वेस्ट करना चाहता नहीं था। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया, क्योंकि भैया काम धीरे होगा, काम अलग होगा, तो जानकारी प्राप्त करने की समस्याएं भी तो अलग अलग हो जाएंगी ना, कि कहां से क्या मिल रहा है। इस संबंध में अब्बू सलाबिक एक नाम है, तो अब्बू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लेते हैं। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था, फिर भी बहुत बड़ा जमीन था, और इसकी आबादी 10,000 से कम थी, और इसकी दीवारों पर रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया, और इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को, टीले की जो उस इलाके की जो सबसे ऊपरी सतह थी, उसको किसी बेलचे या फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ किलोमीटर तक खरोचा गया, मतलब बीच में चीर दिया गया। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई, नीचे की मिट्टी कुछ नम पाई गई, और पुरातत्वविदों ने अलग अलग रंगों, भिन्न भिन्न रंगों, तो उसको अलग अलग बोलो आपको भी समझ में आए, तो अलग अलग रंगों, उसकी बनावट तथा ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई थी उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मील छानबीन की, बहुत ज्यादा अंदर तक जाकर छानबीन किया, और इसके चलते उन्होंने पौधे और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया कि अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के जानवर कैसे कैसे मिलते थे उसके बारे में। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डी भी उसमें से मिली, जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दिया गया था, वो भी हड्डी वहां पर मिल गया। वहां गोबर के उपलों के जले हुए ईंधनों में से निकले हुए पौधों के बीज और रेसे मिलते थे। गोबर ओबर फेंकते थे ना, वहां से कुछ ना कुछ तो निकलवे करता था, तो वह भी वहां पर मिले। इससे इस स्थान पर रसोई होने का पता चलता है, क्योंकि उपला रहेगा तो भैया गोबर का छिपरी तो कुछ तो होगा ना वहां पर। घरों में रहने के कमरे कौन से थे, यह जानने के संकेत बहुत कम मिले थे कि लोग रहते कहाँ थे। वहां की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए जाते हैं।
जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह अनुमान निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामिया नगर की तरह यहाँ भी सुअर छुट्टे घुमा करते थे, एकदम पूरा खुला घुमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे, एक घर में तो एक आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सुअर की कुछ हड्डियों के अवशेष भी वहां पर मिले हैं। जहां पर किसी के परिजनों को दफनाया जाता था, वहां पर सुअरों को भी शायद दफना दिए जाते थे मरने के बाद, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणों उपरांत, जब व्यक्ति मर जाते हैं तो मरणों उपरांत जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने, अच्छा वो मरते थे तो उनके साथ सुअर भी एक काट कर रख दिया जाता था कि वो जिंदा होंगे कभी तो कब्र में खा लेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक बोल रहा है, लिखा हुआ है ना। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन किया, खूब ज्यादा अध्ययन किया, और यह जानने के लिए किया कि घरों के कौन से कमरों पर पोपलार, मतलब एक लंबा पतला पेड़, जिस तरह पीपल का पेड़ किसी भी दीवार पर निकल जाता है ना, वैसे ही तो एक लंबा पेड़ के लट्ठों, खजूर की पट्टियों और घास फूस के छतें थी वहां पे, और कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे, उसके बारे में भी वहां पर मालूम किया गया था, क्योंकि ये सब मालूम करना भी जरूरी था। अब आगे यहाँ पर देखते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, कि मेसोपोटामिया के संस्कृति में शहर को किस महत्व के नजरिए से देखा जाता था उसके बारे में। तो मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, क्योंकि बहुत चीज शहर में मिल जाता था, जहां अनेक समुदाय और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। हाँ, शहर में एक तो बात है कि अलग अलग समुदाय के लोग भी एक ही जगह पर रह जाते थे, झगड़ा झंझट होता भी नहीं था। युद्ध में शहरों के निकट हो जाने के बाद, जब युद्ध होता था तो युद्ध में शहरों के निकट हो जाने के बाद वे अपने काव्य के जरिए उन्हें याद किया करते थे कि यहाँ पर युद्ध हुआ। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्श वर्णन हमें कहाँ मिलता है? गिलगेमिस के महाकाव्य में मिलता है। क्योंकि अपने शहर को किस नजरिए से देखते हैं, इस गिलगेमिस के महाकाव्य में मिल जाता है। यह काव्य जो है 12 पृष्ठों पर लिखा गया है, 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। आज के जमाने में वो शायद 1 से 200 पेज तक ले जा सकता है, ज्यादा भी पेज का हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिस ने एनमर्क के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उससे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र जो दोस्त था उसका, तो वीर मित्र अचानक मर गया। तो ये उसको इतना ज्यादा धक्का लग गया कि इसके वजह से इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि जो खास होते हैं उनके जाने के बाद थोड़ा मोरा भी दुख हो सकता है, बहुत ज्यादा भी दुख हो सकता है। शायद इसी वजह से वो क्या किए कि अमरत्व की खोज में वह घर बार से छोड़कर निकल गए और अपना शासन भाषण अपने बेटे वोटे को यानी तो किसी को सौंप कर चले गए। और उसने महासागरों को पार किया, महासागर को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। इस अमरत्व को खोजने के लिए परिवार को छोड़कर गया, अपने बेटा बेटी को, चाहे अपने किसी जान पहचान को अपना सत्ता देकर गया, फिर भी उसको कोई चीज नहीं मिली। वहां पे हार कर गिलगेमिस अपने नगर उरुक लौट आया, फिर अपने नगर में वापस आ गया। वहां जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर के चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तो उसके साथ ही तभी उसकी नजर उन पट्टी ईंटों पर पड़ी जिनसे
उसकी नींव डली थी। तो जिससे नींव डली थी उसी पट्टिकाओं को उसने देखा और वह भाव विहोर हो उठा। मतलब कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है तो लोग किस तरह एकदम गले से लगा लेते हैं, तो वैसे ही शायद तो एकदम भाव विहोर हो उठा। और इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यह गिलगिमिस एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि जिस तरह बाकी योद्धा कहते हैं उस तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है। ये कभी नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे। वो मर जाएगा, पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। ये कभी नहीं कहता वो। और इस प्रकार उसे अपने नगर में ही संतावना मिली है। नगर में ही उसको सब चीज मिल गया जो चाहता था, जिससे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। तो जो उसके प्यारी प्रजा ने बनाया था वही प्यारी प्रजा के बीच में उसको सांत्वना मिला। जब सांत्वना मिला तो एकदम गदगद हो गया, भाव विहोर हो गया। तो जब जब लोग हो जाते हैं, जब अंदर से भाव आने लगता है, फीलिंग्स इंग्लिश से बोलूं तो आज फीलिंग्स जब आ जाता है फीलिंग्स किसी के प्रति, तो हाँ एक थोड़ा अनोखा भाव आता ही है। अब आता है लेखन कला की लेन देन। हालांकि मर्म स्पर्शी कहानियां, किस्सों और तरह तरह के वर्णनों से पता चलता है कि मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता था। एक ही बात को लोग जीवित रखते थे, सुनाते। आज आपके दादा परदादी ने कौन कहानी सुनाई, किसी को याद है? नहीं याद है। रामायण महाभारत सुनाया होगा, ये याद होगा। पर विज्ञान को, उस समय भी विज्ञान हुआ करते थे, तब विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों की जरूरत पड़ी थी और पड़ती भी है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है कि उसके पास विज्ञान की ज्ञान था उसके पास। उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है और वही चलता रहा, क्योंकि पहले के जो ज्ञानी लोग पढ़े उसको बचा कर रखे, अगला वाला उसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इस तरह सब पढ़ाई का नॉलेज चलता रहा आगे। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली है जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं उसमें समझ में आता है। वर्ग तथा वर्गमूल ये आज के चैप्टर में भी मिलता है। गुणा भाग की तालिकाएं, वर्ग और वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई है। उनमें दो का वर्गमूल यह दिया गया है। देखो 2 का वर्गमूल यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 + 24/60 + 51/60 का स्क्वायर प्लस 10/10/3 60 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो व्यापारिक श्रेणियों का मतलब होता है अपने इलाके में करो, अपने इलाके में तुम व्यापार करो तो 10% मुनाफा रखो। अपने इलाके में कितना? 10%। अब दूसरे के इलाके में करना है तो 20% डबल, और देश के बाहर तो 30% का मुनाफा चापो एक के बार। तो ये सब पहले की ज्ञान भाषा है, पहले का नॉलेज हुआ करता है, उसी को लोग आज भी देते हैं। चाणक्य नीति क्या बोलती है? चाणक्य नीति बोलती है कि अपने इलाके में व्यापार करो 10% पर, दूसरे के इलाके में 20% पर, और देश के बाहर में 30% पर। बढ़ते चले जाओ एकदम आगे। देख तो अगर आप इससे हल करें तो इसको आप जब हल करोगे तो उत्तर आपका ये आएगा, ये होगा, और इसके सही उत्तर ये होंगे।
यहाँ पर सब बताया गया है, सब दिखाया गया है। उससे थोड़ा सा ही भिन्न होगा आपका उत्तर। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है और वह एक अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन कितना होगा? मतलब संपूर्ण पानी कितना होगा ये बताना है यहाँ पे कि समझो कि एक पूरा नदी है, उसमें एक गाछ डूबा हुआ है, तो पूरे नदी में कितने पानी होंगे? ऐसे सवालों के जवाब वहां पर देना पड़ता था। आज के जमाने में बच्चों से पूछ दिया जाए तो बच्चा लोग का पसीना छटक जाएगा, तब भी आंसर नहीं आएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन। मतलब पृथ्वी चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा पृथ्वी करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। जब पूरा कर लेती है तो एक साल में, मतलब 12 महीनों में उसको बांट दिया गया है। एक महीने का 4 सप्ताह में विभाजन है। एक महीने में 4 सप्ताह होता है, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। एक दिन का 24 घंटे में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया गया है। यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है, क्योंकि वही लोग हमें दिए हैं। ये चीज वहीं से मिला है। समय का उपयुक्त विभाजन, समय का सही तरीके पर बंटवारा सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। सिकंदर के उत्तराधिकारी जितना थे, उन्होंने इसको अपनाया। वहां से वह रोम और इस्लाम की दुनिया को मिला, रोमन को मिला और इस्लाम की दुनिया को, और फिर मध्ययुगीन यूरोप में इसको पहुंचाया गया। यह सब कैसे हुआ, विषय 7 में हम देखने को मिलेंगे। विषय 7 क्या होता है? औद्योगिक क्रांति। आज के एनसीईआरटी में चलोगे तो औद्योगिक क्रांति को हटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था कि कितना हुआ कितना नहीं। मेसोपोटामिया के जितने भी लोग थे, उन लोगों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से जितने भी उपलब्धि किए, तो उनके महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धियां संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालय जैसे उन संस्थाओं का अभाव होता। अगर विद्यालय और जहां पढ़ाए जाने वाले संस्थान का अभाव होता तो ये सारी जानकारी हमें नहीं मिलती, खोजने में हम लोगों को वर्षों लग जाते। जहां विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, और जहां कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था, क्योंकि हर चीज में वह समृद्ध रहे। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धता को आगे बढ़ा सकते, क्योंकि उस तरह उनको सिखाया जाता था कि आगे जाकर अपने पूर्वजों के जितने भी लिखावट है इसको आगे बढ़ा सकें। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग जितने भी थे आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। आधुनिक तौर तरीका जितना भी होता था उससे वह परिचित नहीं थे, लेकिन जानते थे। अंत में हम देखेंगे तो हमें उन 2 प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिसके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। उन 2 प्रकारों के बारे में मालूम चलेगा जिसके वजह से सारे प्रलेखों और पुस्तकों को सुरक्षित रखा गया था। यहाँ पर एक है पुराकालीन पुस्तिकाएं।
पहले के जितने भी पुस्तक हुआ करते थे वो। लोह युग, लोह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? एक साम्राज्य की स्थापना की थी जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपने उन्नति के शिखर पर रहा। और यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। जितने भी साम्राज्य थे मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था वैसे ही चलती थी। क्योंकि अधीनस्थ प्रजाओं को दबाकर, जितने भी प्रजा थी उनको दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था कि तुम भैया कर दो, बेगार दो। जबरदस्ती, कोई प्यार से देता अलग, लेकिन जबरदस्ती। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र माना जाता था। बेबीलोनिया जो था उच्च संस्कृति का एकदम शिखर माना जाता था उसको। और उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल, तो अशुरबनीपाल 668 से 627 ईसा पूर्व इतना था। उसके बीच में ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना करवाई। मतलब समझ सकते हो, करीबन ये 30-40 साल में ये वहां पर एक पुस्तकालय का स्थापना करवाया। उसने इतिहास, महाकाव्य, सगुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं के पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल भी रहा। और उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि कुछ तो लगाओ, कुछ तो लेकर आओ उधर से। क्योंकि दक्षिण में लिपिकों जितने भी लिपिक थे तो लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता था कि पढ़ो लिखो, पढ़ना और लिखना सिखाए जाते थे उस समय कि लिखो। आज भी वही होते हैं जी। जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकल तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर मिले हैं जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रहण तैयार किए जाने और प्रयत्न करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोले जाने के बाद भी कई प्रकार के काम हुए, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावली, संकेत सूचियों, द्विभाषाएं, सुमेरियन और अकदी पट्टिकाएं आदि माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती है। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी। करीबन 600-700 वर्षों तक लोग वहां पर जानते रह गए। अशुरबनीपाल के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। गिलगामेश के महाकाव्य जैसे महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रांतियां, यहाँ पर साफ दिया गया है कि गिलगामेश का जो राजा हुआ करता था वह महाकाव्य जैसे महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार किया। उसके बाद से प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और स्थिति लिखते थे, अपना नाम और उसमें अपनी तिथि लिखते थे कि उस कौन सी तिथि है, और अपनी स्थिति भी लिखते थे कि हम किस पोस्ट पे हैं। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनीपाल का उल्लेख भी मिलता है। मैं अशुरबनीपाल सम्राट, किसका? ब्रह्मांड का सम्राट, मतलब पूरा इस देश का सम्राट, ठीक है। असीरिया का शासक जिससे देवताओं ने
विशाल बुद्धि प्रदान की है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था इसलिए बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पंडित्य के गुढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मैंने देवताओं की बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जांच की है, उन्हें संग्रहित मतलब उसको इकट्ठा, मैंने उन्हें निन्वे स्थित अपने इष्टदेव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रखा था, उसमें कि भविष्य में उसका उपयोग किया जाएगा। अपने जीवन के लिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत रखने के लिए इससे भी महत्वपूर्ण काम था कि इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करो कि आने वाले भविष्य में बच्चों को काम आवे। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया जाता था। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर, मतलब अलग अलग चैप्टर भी हुए करते थे। भूत प्रेत निवारण, अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई पट्टिकाएं और असुर बनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे, उसमें 1000 और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विषय अनुसार वर्गीकृत किया गया था। जिस तरह विषय उसी तरह अलग अलग प्रकार से उसको वर्गीकृत मतलब बांट दिया गया था। भले यहाँ पर लंबा होता है लेकिन एक ही में लेकर चलते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, एक ही में सब चीज पढ़ लो। और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता जैसे में देखते हैं तो दक्षिण कछार के एक शूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी में आसीरिया आधिपत्य से मुक्त कराया, उसको मतलब आजादी दिलवाया। और जो यहाँ पर आप ये पढ़ रहे हो इसको आप खुद पढ़ना, क्योंकि ये किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बताता हूँ। इसको आप खुद से जरूर पढ़ना, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा है ये शब्द। ये मतलब आप पढ़ोगे, पढ़ने के लिए है, मैं पढ़ाने के लिए तो पढ़ा ही सकता हूँ, लेकिन ये आम भाषा में देखा जाए तो ये केवल पढ़ने के लिए है, जिसको आप खुद पढ़ो। आगे आता है काल रेखा। तो काल रेखा में आता है 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व पहले में उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत हुई। 5000 ईसा पूर्व पहले दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना हुआ, काम चालू हो गया। लगभग 3200 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हुई। 3000 ईसा पूर्व पहले उरुक का एक विशाल नगर के रूप में विकास हुआ। कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई। तो ऐसे ही यहाँ पर 2700 और 2500 ईसा पूर्व पहले आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिसमें गिलगामेश जैसे पौराणिक राजा भी शामिल हैं। 2600 वर्ष पहले किलाकार लिपि का विकास हुआ। 2400 वर्ष पहले ईसा पूर्व पहले सुमेरियन के स्थान पर अगदी भाषा का प्रयोग हुआ। देखो 2600 और 2000 अभी जोड़ दो, ठीक है, 2600 और 2000, तो इससे साफ मालूम चलता है कि आज से 4600 साल पहले, 2600 और 2000 4600 साल पहले की ये बात है। यहाँ पर 2400 ईसा पूर्व पहले सुमेरियन के स्थान पर अकदी भाषा का प्रयोग किया गया। 2370 ईसा पूर्व पहले सारगोन अकदी साम्राज्य उस समय सामने आया। लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले सीरिया, तुर्की, मिस्र तथा किलाकार लिपि का प्रसार हुआ। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उदय हुआ। लगभग 1800 ईसा पूर्व पहले गणितीय मूल पाठों की रचना अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। ऐसे ही आप इसको याद कर लेना, एग्जाम में आपको आएगा 1850
ये नहीं दे रहा है यहाँ पे। उस समय किलाकार लिपि के अक्षरों को पहचानना और पढ़ाना चालू कर दिया गया। और इधर को है अभ्यास, जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ना ही आपके क्लास में और ना ही आपके किसी भी बैच में। आपको जितना भी सवाल आएगा इस पूरे पाठ के अंदर से आएगा, पाठ के बाहर से सवाल नहीं आते। ये तो शायद पूछे, ये तो साफ साफ पूछे ही नहीं जाते हैं। इसको जो याद करेगा वो फेल हो जाएगा और जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। इसलिए पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आपके पास बहुत समय है भैया, बहुत समय है, पढ़ते रहो। जब तक मन नहीं थक जाए तब तक पढ़ो। फालतू चीज में मन लगाओगे तो खूब लगता है, अच्छे में लगाओगे नहीं लगता है, समझे। आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के नया एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया है, लेकिन आप प्ले स्टोर के साथ बने रहें, प्ले लिस्ट के साथ बने रहें और अपने अनुसार जो टॉपिक आपके बुक में है वो टॉपिक आप वहां से निकाल कर पढ़ सकते हैं। भले ही चैप्टर का इधर उधर हो सकता है, चैप्टर 4 के जगह पे 3 हो सकता है, चाहे उससे बढ़ भी सकता है, लेकिन आप चैप्टर का नाम पढ़ कर थंबनेल के माध्यम से उस वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।